Good morning, everybody. Good morning. Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो पाई, रीशेड्यूल कर दी गई थी। इकोनॉमिक्स वाली क्लास आज सुबह वाली नहीं हो पाई है, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में? रीजनिंग में बिल्कुल बिल्कुल क्लॉक के सवालों में हम आ गए थे और क्लॉक में आई थिंक टाइम निकालने वाले सवालों पर भी चर्चाएं की होगी, जहां जो टाइम से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं उन पर हमारी बातचीत हुई होगी। हमने 0 डिग्री वाला एंगल देखा होगा, जहां पर 0 डिग्री का कोण पूछा जाता है और ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री हो गया है। 1 मिनट। लिखिएगा अगला सवाल, एट व्हाट टाइम बिटवीन, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। मैं बता देता हूं, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जो सीखा था कि अगर कहीं पर भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आता है तो हम 1160 से माइनस करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर का सवाल आता है तो 1790 से माइनस करेंगे और थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। लेकिन अगर टाइम पूछने वाला सवाल आता है तो 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। ये बातचीत हमारी हुई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा 180 डिग्री हो सकता है तो एग्जामिनर कहेगा अपोजिट, 0 डिग्री होगा तो कहेगा कोइंसिडेंट, और अगर 90 डिग्री पूछना हो तो कहेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। बिल्कुल, बट मैंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि थीटा यही होगा, वो थीटा कुछ भी पूछ सकता है। तो हम देखेंगे कि वहां पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम 90 डिग्री वाला एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो टाइटल डालिए 90 डिग्री वाले में, एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन लिखिए। एट व्हाट टाइम, टाइटल में डालना, क्वेश्चन लिखना सीधा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock, 5 से 6 बजे के मध्य कब? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock, 5 से 6 बजे के मध्य कब बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। At what time between 5 to 6 o'clock both the hands of watch are perpendicular to each other। 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। At what time between 5 to 6 o'clock both the hands of watch are perpendicular to each other। 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। सॉल्व करिए, 2 आंसर आएंगे इस बार। मैं अभी पोल दूंगा, इस बार 2 आंसर आएंगे और दोनों उत्तर सही है। 5 से 6 के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी? पांच बजकर 43 सही, 7/11 और 5:10 सही, 10/11। और ये दोनों ही टाइम या दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। ये 90 डिग्री होगा,
दोनों ही सिचुएशन 90 डिग्री की होगी और दोनों ही उत्तर सही है। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर ऑप्शन में आपको क्या देता है। आइए देखना जिन जिन लोगों ने आंसर निकाल दिए, बहुत बढ़िया। हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। थीटा 90 डिग्री और h की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 5 से 6 के बीच में पूछा गया है। तो एक बार हमने थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखना है। जैसे ही थीटा की जगह 90 होगा, एक बार अब हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो 150 प्लस 90 2/11, 150 माइनस 90 2/11, 240 गुना में 2/11, 60 गुना में 2/11, तो 480/11, 44, 43 सही, 7/11 मिनट आंसर आना चाहिए। 43 सही, 7/11 मिनट। यहां पर 120, तो 11 10 कल का गलती अब नहीं होगा, तो आंसर 2 आएंगे और दोनों सही। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये ज्यादा सही और ये कम सही, ऐसा कोई नहीं होगा। दोनों ही सिचुएशन में 90 डिग्री की सिचुएशन हमें मिलती है। दोनों ही कंडीशन में हमें 90 डिग्री की सिचुएशन मिलेगी, तो दोनों उत्तर सही है। आप किसी को अधिक सही और कम सही नहीं कह सकते। अब सवाल ये है, ये दोनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, जो ऑप्शन में मिलेगा वो हम सही मान लेंगे। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि अभी हमने देखा था 180 डिग्री कल के दिन एक ही आंसर आया था, फिर 0 डिग्री हमने देखा तो एक ही आंसर आया था, लेकिन जब हमने 90 डिग्री निकाला तो 2 आंसर आए हैं। ठीक है, पहला सवाल तो यह है कि क्या कोई एंगल ऐसा होगा जिसके 3 आंसर आएंगे? क्या कोई ऐसा एंगल होगा जिसके 3 आंसर आएंगे? ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नो कुछ यस कह रहे हैं। मैं देता हूं, ऑप्शन देता हूं, यस और नो। यस वाले लगाएंगे कि ट्रू और नो वाले लगाएंगे फॉल्स। देखो 50-50 का खेल हो गया। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि 3 आंसर भी आ सकते हैं, ऐसा किसी को लग रहा तो मुझे एक बात बताना कि 3 आंसर अगर आते तो फिर मेथड या फार्मूले में प्लस माइनस के अलावा कुछ और होता फिर? और दूसरा, कुछ लोगों को दिमाग में लग रहा होगा सर 60 डिग्री क्योंकि 180 में 3 बार आता है, अगर ऐसा होता तो इसका मतलब तो 10 डिग्री फिर 18 बार आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये बात तय हो गई कि इस दुनिया में घड़ी के अंदर कोई भी एंगल मैक्सिमम 2 बार ही आ सकता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कोई भी एंगल ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकता है, ये बात तय हो गई। अब दूसरा सवाल मेरा यह है कि 90 डिग्री का एंगल 2 बार आता है, और कौन सा एंगल ऐसा होगा जो 2 बार आएगा? और ऐसा कौन सा एंगल होगा जो 2 बार आएगा? अद्भुत। ये सवाल इसलिए मैं पूछता हूं ताकि मुझे पता चले कि कहां तक की चीजें मुझे बतानी है और कहां से शुरू करना है। आइए देखना, समझिएगा सभी लोग प्लीज। रियल में आपको सुनकर अचरज होगा कि इस दुनिया का प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सभी एंगल लाल लालियो हर घंटे में 2 बार मिलते हैं, 2 बार। आप जरा ध्यान से देखो तो सही, हर बार घड़ी में किसी भी पोजीशन में 2 एंगल होते हैं, हर बार 2 एंगल बनते हैं। जब एक बार 90 डिग्री बना तो 270 इधर ऑलरेडी बना हुआ था, और जब इस साइड में 90 डिग्री बना तो 270 तब भी तो बना हुआ था। यहां तक कि 10 डिग्री का एंगल भी 2 बार बनता है, और 350 डिग्री का एंगल भी 2 बार बनता है। इस दुनिया में प्रत्येक एंगल 2 बार बनता है। एक्सेप्शन तो ये है महोदय, एक्सेप्शन तो ये है, एक्सेप्शन ये नहीं है, एक्सेप्शन ये है कि 180 डिग्री की सिचुएशन एक ही समय पर मिलती है, क्योंकि दोनों ही बार एक ही एंगल होता है, और 0 डिग्री की सिचुएशन भी एक ही समय पर मिलती है। मतलब नोट करना है, अब मैं जो लिखवा रहा हूं लिखेंगे एक पॉइंट स्टार लगाकर, नोट करते हुए। इन एवरी 1 आवर प्रत्येक 1 घंटे में
इन एवरी 1 आवर, प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों में, प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों में कोई भी कोण 2 बार बनता है। इन एवरी 1 आवर every angle form 2 times in 1 hour. Every angle form 2 times. Every angle form 2 times in 1 hour. कोई भी एंगल 2 बार बनता है except 180 डिग्री and 0 डिग्री it's occur only one time. केवल 180 और 0 डिग्री हर घंटे में एक ही बार बनता है। केवल 180 डिग्री और 0 डिग्री हर घंटे में एक ही बार बनता है। हर घंटे में एक ही बार बनता है। इसका मतलब अगर एग्जामिनर जनरली पूछे कि 100 डिग्री का एंगल एक घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। 130 डिग्री का एंगल हर घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। 300 डिग्री का एंगल हर घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। कोई भी एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है, केवल एक्सेप्शन है 180 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल जो हर घंटे में केवल और केवल एक ही बार बनता है। अब यहां कुछ और थ्योरी के पॉइंट में लिखा रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक यूपीएससी का सवाल दिखा देता हूं और फिर हम थ्योरी के कुछ और पॉइंट लिखते हैं। 2019 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, आइए जरा वो सवाल लिखिएगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock, 6 से 7 बजे के मध्य कब, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock, 6 से 7 बजे के मध्य कब both the hands of watch are 3 minutes apart from each other. 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट के अंतराल पर होगी, एक दूसरे से 3 मिनट के अंतराल पर होगी। 3 मिनट के अंतराल पर। जब यह सवाल आया तो कई लोगों को यह कंफ्यूजन हुआ कि यहां करना क्या है, तो इधर ध्यान से सुनना सभी लोग। हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 3 मिनट का गैप मतलब 18 डिग्री का गैप पूछा गया था। दैट मीन्स आपसे पूछा गया था 18 डिग्री का एंगल कब होगा, और ये ऑप्शन यूपीएससी ने दिए थे। 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट के अंतराल पर होगी। मतलब आपसे 18 डिग्री पूछा गया है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे मिनट में बोलने दीजिए, हम आंसर बता देंगे। फिर निकालिए 18 डिग्री का एंगल 6 से 7 के बीच में कब होगा, और 18 डिग्री आपने कैसे निकाला, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट का गैप मतलब आपको उसमें 6 का मल्टीप्लाई करना था। यहां भी 2 आंसर आए होंगे, लेकिन ऑप्शन में जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम केवल वही ऑप्शन चुनेंगे जो हमारी कंडीशन पूरी करेगा। एच की जगह आपने रखा होगा 6, थीटा की जगह 18 डिग्री, क्योंकि 3 मिनट पूछा गया था, आपको उसे केवल डिग्री में बदलते आना चाहिए था, एक बार प्लस एक बार माइनस। वन 198 2/11 और 36 मिनट, 162 2/11, 29 इंटीजर 5/11 मिनट। अब क्योंकि ऑप्शन में केवल यही दिया है, तो 6:36 वाला आंसर हम लोगों ने चुनना चाहिए था। तो ये सवाल भी बनते हैं, ऐसे प्रश्न भी इसमें आते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा थ्योरी में। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं
कि एक घड़ी में 90 डिग्री की सिचुएशन 12 घंटों में कितनी बार बनेगी, 24 घंटों में कितनी बार बनेगी, 180 डिग्री की सिचुएशन 24 घंटे में कितनी बार बनेगी। तो मैं 12 घंटे वाला लिख देता हूं। लिखेंगे थ्योरी, टाइटल डालेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, और टेस्ट करके लिखना। लिखेंगे डैश करके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट, इन एवरी 1 आवर, इन एवरी 12 आवर, सॉरी, इन एवरी 12 आवर, इन एवरी 12 आवर, प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री एंड 0 डिग्री सिचुएशंस, प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री तथा 0 डिग्री की स्थिति 11 बार मिलती है। इन एवरी 1 आवर, इन एवरी 12 आवर, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री सिचुएशन अकर 11 टाइम्स, प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री और 0 डिग्री की स्थिति 11 बार मिलती है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि यह स्थिति वास्तव में, बिकॉज दिस सिचुएशन एक्चुअली अकर एट द इंटरवल ऑफ 65 इंटीजर 5/11 मिनट, क्योंकि यह स्थिति वास्तव में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। क्योंकि यह स्थिति वास्तव में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। बिकॉज दिस सिचुएशन अकर इन 65 इंटीजर 5/11 मिनट। एक लाली पूछ रही है कि आज 6 क्यों रखा, तो लाली प्रश्न भी पढ़ लिया करो, 6 से 7 के बीच में, इसलिए वहां 6 ही आएगा। अब इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इधर गौर करेंगे। मैंने आपको लिखवाया कि 180 डिग्री और 0 डिग्री की सिचुएशन हर 12 घंटे में 11 बार ही मिलती है। फिर मैंने बताया कि क्यों, क्योंकि रियल में वो 1 घंटे में एक बार नहीं, बल्कि 65 सही 5/11 मिनट के इंटरवल पर मिलती है। इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना सभी लोग, इधर ध्यान देना। मान लीजिए कि घड़ी में 12 बज रहे हैं, घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो 12 बजने का मतलब कि दोनों के बीच का बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होगा। अब मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया, घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा चल रही होगी आगे। जब मिनट की सुई एक राउंड कंप्लीट करके वहां मिलने पहुंचती है, तब तक घंटे की सुई आगे बढ़ चुकी थी। अब थोड़ा सा और मिनट की सुई को चलना पड़ेगा और तब जाकर उनकी मुलाकात होगी। वो टाइम होगा 65 मिनट के बाद का लग। और अगर ये ना भी समझ में आए तो केवल इतना याद रखो, 65 सही 5/11 मिनट के गैप पर 180 डिग्री और 0 डिग्री की सिचुएशन मिलती है, और इसीलिए वह 12 घंटों में 11 बार ही मिलता है। वह 12 घंटों में 11 बार मिल पाता है। दूसरा पॉइंट, थ्योरी का दूसरा पॉइंट, इन एवरी 12 आवर 90 डिग्री सिचुएशन अकर, इन एवरी 12 आवर 90 डिग्री सिचुएशन अकर 22 टाइम्स, प्रत्येक 12 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति 22 बार ही मिलती है। प्रत्येक 12 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति 22 बार मिलती है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दिस सिचुएशन अकर इन एवरी 32 इंटीजर 8/11 मिनट इंटरवल, क्योंकि यह स्थिति, क्योंकि यह स्थिति प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। बिकॉज दिस सिचुएशन अकर इन एवरी 32 इंटीजर 8/11 मिनट इंटरवल, क्योंकि यह स्थिति प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के
अंतराल पर मिलती है। अब यहां ध्यान से सुनना, मैंने आपको 12 घंटे लिखवाया है। अगर यूपीएससी या किसी एग्जामिनर ने 24 आवर पूछा या पूछा कि एक दिन में, तो फिर एक दिन मतलब 24 घंटे का, तो फिर आपको उसे डबल करना होगा। अगर 12 आवर में 11 टाइम्स, तो 24 आवर में 22 टाइम्स। अगर 12 आवर में 22 टाइम्स, तो 24 आवर में 44 टाइम्स। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। अब लास्ट टाइप के सवाल लिख लीजिए, जहां घड़ियां आगे और पीछे होने के प्रश्न बनते हैं। लिखना, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट आगे हो जाती है। ए क्लॉक गेन 4 मिनट इन एवरी 24 आवर। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट आगे हो जाती है। ए क्लॉक गेन 4 मिनट इन एवरी 24 आवर। इफ इट सेट ऑन संडे 10 ओ क्लॉक, यदि इसको रविवार को सुबह 10 बजे सेट किया गया हो। इफ इट सेट ऑन संडे 10 ओ क्लॉक, मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक, यदि इसे रविवार को सुबह 10 बजे सेट किया गया हो, यदि इसे रविवार को सुबह 10 बजे सेट किया गया हो, then after how many days this watch again show correct time, तब कितने समय के पश्चात यह घड़ी पुनः सही समय दर्शाएगी। तब कितने समय के पश्चात यह घड़ी पुनः सही समय दर्शाएगी। कितने समय के पश्चात यह घड़ी पुनः सही समय दर्शाएगी। और यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शन दिए थे, 90 डेज, 180 डेज, पहली बात तो ये घड़ी कभी सही समय दर्शा पाएगी? हर दिन ये घड़ी 4 मिनट आगे हो जाती है, हर दिन। मतलब आज आपने 10 बजे सेट किया तो कल ये 10 बजकर 4 मिनट बताएगी, परसों ये 10 बजकर 8 मिनट बताएगी, फिर 10 बजकर 12 मिनट बताएगी। कुछ लोगों ने निकाले आंसर। इधर ध्यान से देखना, मैं सिखा रहा हूं। देखो ये घड़ी, ध्यान से सुनना, ये घड़ी हर एक दिन में 24 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है। कुछ दिनों के बाद 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, ऐसे कुछ दिनों के बाद ये 1 घंटा तेज हो जाएगी। हमारी घड़ी 10 बजा रही थी तो ये 11 बजा रही होगी। फिर कुछ दिनों के बाद ये 2 घंटे तेज हो जाएगी। हमारी घड़ी 10 बजाएगी, वो 12 बजा रही होगी। फिर ये 3 घंटे तेज हो जाएगी, फिर ये 4 घंटे तेज हो जाएगी, कभी ना कभी तो ये 12 घंटे तेज हो जाएगी। और अगर वो 12 घंटे तेज हो गई लाल लालियो, तो 12 घंटे के बाद भी तो टाइम सेम ही रहता है ना। कभी घड़ी घुमा के देखना, 12 घंटों के बाद तो वही टाइम आ जाएगा। भले ही वो 12 घंटे आगे का टाइम होगा, लेकिन घड़ी में टाइम तो सेम होगा। मतलब हमें इस घड़ी को 4-4 मिनट तेज करते हुए, 4-4 मिनट तेज करते हुए 12 घंटे तेज करना है। 12 घंटे, पर 12 घंटे मतलब कितने मिनट आगे कर देना है? हमें इस घड़ी को कुल 720 मिनट से तेज करना है। हमें इस घड़ी को 720 मिनट से आगे करना है। तो अगर ये घड़ी एक दिन में 4 मिनट तेज होने के लिए एक दिन का समय लेती है, तो 720, 12 घंटों को मिनट में बदलना पड़ेगा ना। तो 720 मिनट तेज होने के लिए कितने दिन लगेंगे? अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए, ये ट्रिक्स लिख लो। नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बराबर 720 बटे में एक्स। एक्स का मतलब एक दिन में ये घड़ी कितना तेज या कितना स्लो होती है, एक दिन में यह घड़ी कितने आगे या पीछे होती है।
अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो x की वैल्यू रख दीजिए। जैसे x की वैल्यू यहाँ 4 है, 720 बटे में 4, 180 दिन आ जाएगा। 720 मतलब हम उसे 12 घंटे आगे या पीछे कर रहे हैं। मैं यहाँ केवल इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसेप्ट कठिन है, स्ट्रेस मत लीजिए, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो स्किप कर दो, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो टॉपिक टिपिकल रहेंगे और उसे कई बार छोड़ना पड़ सकता है। अब अगर मान लो एग्जामिनर कहता है कि घड़ी हर एक दिन में 5 मिनट तेज हो जाती है, तो आप क्या करना, 720 बटे 5, 144 दिनों के बाद घड़ी सही समय दर्शाएगी, क्योंकि वह 12 घंटे से आगे हो जाएगी, 12 घंटे से आगे या 12 घंटे से पीछे। तो इस टाइप के भी इसमें सवाल बनते हैं। इसी के साथ क्लॉक नाम का ये टॉपिक समाप्त होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? पहला डाइस, दूसरा कैलेंडर, तीसरा क्लॉक। अब क्योंकि यहां टाइटल में पजल लिखा हुआ है, पजल पहेली, तो फिर शुभारंभ आज ही कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टिपिकल टॉपिक, पजल पहेली। पजल को अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मैं मानता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं। पजल में हम पढ़ेंगे 4 टॉपिक। पजल टाइटल डाल दीजिए, पजल, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था, और एक नया टॉपिक जो कि कई किताबों में नहीं होता, सिलेक्शन टेस्ट। पजल में हम इन चारों पर बातचीत करेंगे, चयन पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, सीटिंग अरेंजमेंट और सिलेक्शन टेस्ट। कई सारी किताबों में पजल को क्लासिफिकेशन के रूप में ही समझा दिया जाता है और ये टॉपिक अलग अलग दिए जाते हैं। मैं पजल के अंदर इन सभी को मानता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए इसमें, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। इसमें सवाल कैसे आते हैं? इसमें सवाल आते हैं कि 5 शिक्षक ABCDE अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, या फिर एक और आता है इसमें कि 5 व्यक्ति ABCD 5 अलग अलग शहरों में रहते हैं, और फिर बहुत सारी जानकारी इसमें बताई जाती है। हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। यहां एक दिक्कत क्या है कि लगभग सभी किताबों ने ये तो बताया कि उत्तर क्या है, लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया कि उत्तर कैसे आया। तो यहां पर हम लोग जब इन सवालों को हल करते हैं, तो इन सवालों को हल करते समय हम एक टेबल बनाते हैं। तो मैं इस टेबल को बनाने के 3 नियम लिखा रहा हूं। ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये तीनों नियम मैंने इन 11-12 वर्षों में आप लोगों को पढ़ाते हुए बनाए हैं, ताकि आप ऐसे टेबल को आसानी से भर सकें। तो टाइटल डालेंगे 3 फंडामेंटल रूल्स, 3 मूलभूत नियम। पजल के 3 मूलभूत नियम, 3 फंडामेंटल रूल्स लिखेंगे। इन द टेबल में एक सही का चिन्ह, इन द टेबल ए राइट साइन इज क्रिएटेड ओनली इन 2 सिचुएशंस। टेबल में एक सही का चिन्ह केवल 2 ही स्थितियों में बनाया जाता है।
in the table, a right sign is created only in two situations. टेबल में एक सही का चिन्ह केवल दो ही स्थितियों में बनाया जाता है. फर्स्ट, if examiner give affirmative information, यदि परीक्षक सकारात्मक जानकारी दे. यदि परीक्षक सकारात्मक जानकारी दे. If examiner give affirmative information, यदि परीक्षक सकारात्मक जानकारी दे. सकारात्मक जानकारी का मतलब समझिए प्लीज सभी लोग. मान लीजिए कि हमसे कहा गया है कि 5 मित्र ABCDE 5 अलग अलग शहरों में रहते हैं. PQRST शहर है और उसमें हमें एक जानकारी दी कि पर्सन C शहर T में रहता है. तो हमने C की लाइन में T के कॉलम में एक राइट का साइन बना देना है कि व्यक्ति C शहर T में रहता है. यह बात साबित हो. ऐसे सवालों में जब जानकारी पॉजिटिव होगी तो एक राइट का साइन हम डायरेक्ट बना सकते हैं. बट सेकंड मैं लिखवा क्या रहा हूं, मैं वापिस आ रहा हूं. टेबल में सही का चिन्ह केवल दो ही स्थितियों में बनाया जाता है. पहला, यदि परीक्षक सकारात्मक जानकारी दे. दूसरा, सेकंड, ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस फिल बाय द क्रॉस साइन. ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस फिल बाय द क्रॉस साइन एक्सेप्ट वन. सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाए. सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाएं. एक डिब्बे को छोड़कर ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस फिल बाय द क्रॉस साइन एक्सेप्ट वन. इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज. मान लीजिए कि आप जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों को यह पता चला कि व्यक्ति बी इन सब जगह पर नहीं रहता, वहां क्रॉस भर गया था. तो अगर वो पर्सन बी CTP, CTQ, CTS, CTT में नहीं रहता तो ऑब्वियसली वो गरीब कहीं तो रहेगा. वो श्योरली आर में रहेगा. वहां हम अपनी मर्जी से राइट का साइन लगा सकते हैं. या फिर आपको यह पता चल जाए कि CTQ में A नहीं रहता, B नहीं रहता, C नहीं रहता, D नहीं रहता, तो श्योरली वहां पर E रहता होगा. हम अपनी मर्जी से एक राइट का साइन बना सकते हैं. आप राइट का साइन, इसके अलावा तीसरा कोई सिचुएशन नहीं है. मैंने अधिकतर लाल लाली देखे हैं जिनकी अंतरात्माओं की आवाजें उनको बताती रहती है कि लगा दो राइट का साइन. ऐसी हरकतें नहीं करनी है. ऐसी बातें नहीं करनी है कि हाँ मुझे अच्छा लगा और मैंने राइट का साइन लगा दिया. राइट के साइन लगाने के केवल दो केस हैं. या तो एग्जामिनर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे या फिर आपको दिख रहा है कि एक ही जगह बची है जहां राइट के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, तो ही आप राइट का साइन लगाएंगे. ये पहला नियम है. दूसरा नियम लिखना. सेकंड रूल, व्हेन ए राइट साइन इज क्रिएटेड, जब एक सही का चिन्ह बनाया जाता है. व्हेन ए राइट साइन इज क्रिएटेड, जब एक सही का चिन्ह बनाया जाता है. जब एक राइट का साइन बनाया जाता है, then all vertical and horizontal boxes fill by the cross sign. जब एक सही का चिन्ह बनाया जाता है तो सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाते हैं. then all vertical and horizontal boxes fill by the cross sign, तो सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाते हैं. ध्यान से सुनना सभी लोग. ये नियम अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन टेबल पूरा नहीं होगा. क्या बताना चाह रहा हूं इस पर गौर करना. अगर आपको पता चला कि एक राइट का साइन आया तो इसका मतलब आपको सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस गलत के चिन्ह से भर देने चाहिए थे. सभी के सभी. ऐसा क्यों? जैसे देखो यहां पर महोदय C अगर शहर T में रहता है तो इसका मतलब वो C अब P में तो नहीं रहेगा ना. एक ही व्यक्ति एक ही शहर में रह सकता है ना. अगर वो C T में रहता है तो इसका मतलब अब T में कोई और भी तो नहीं रहेगा ना. अगर E शहर Q में रहता है तो E किसी और में शहर में नहीं रहेगा. और C अगर R में रहता है तो अब R में कोई और नहीं रहेगा. अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो अब आप देखिए केवल 4 डिब्बे खाली हैं. केवल 4 डिब्बे. अब केवल एक जानकारी मिल जाती तुम्हें इतनी सी कि महोदय D S में नहीं रहता तो भी आपका उत्तर
आ जाता, तो भी आप आंसर निकाल देते कि फिर कौन सा व्यक्ति कहां रहेगा। एक राइट का साइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब जगह क्रॉस आना चाहिए। पहला नियम अपनी मर्जी से राइट का साइन नहीं, दूसरा नियम एक राइट का साइन मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस लगाना पड़ेगा। और तीसरा नियम ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं, तीसरा नियम लिखेंगे, हिडन इंफॉर्मेशन ऑलवेज यूज एट लास्ट, छिपी हुई जानकारी का उपयोग सबसे अंत में किया जाएगा। हिडन इंफॉर्मेशन ऑलवेज यूज एट लास्ट, छिपी हुई जानकारी का उपयोग सबसे अंत में किया जाएगा। सवाल है कि व्हाट इज द हिडन इंफॉर्मेशन। सर छिपी हुई जानकारी क्या होती है? ऐसी जानकारी जिसमें व्यक्ति एग्जामिनर तुम्हें सब बता देता है लेकिन किसी का नाम नहीं लेता। जैसे एक सवाल इसमें हम देखेंगे जिसमें प्रश्न आएगा कि 5 मित्र अलग अलग रंग की शर्ट और पैंट पहनते हैं, अलग अलग रंग की शर्ट और पैंट पहनते हैं, और बताया गया है कि 5 रंग की शर्ट है और 5 रंग की पैंट है, और पर्सन के नाम है ABCDE। फिर उसमें एक जानकारी ऐसी देगा कि इनमें से एक व्यक्ति जो ब्लू कलर का शर्ट पहनता है काली पैंट पहनेगा। ए पर्सन हु वियर ब्लू शर्ट वियर ब्लैक पैंट, जो ब्लू शर्ट पहनता है वो काली पैंट पहनेगा। लेकिन बदमाश ने ये नहीं बताया कि वो कौन है, बस वो कह रहा है कि वन ऑफ द पर्सन। और जानबूझकर ये जानकारी दूसरे तीसरे नंबर पर डाली जाती है। आप में से कई लाल लाली इस पे लग जाते हैं कि कौन होगा कौन होगा कौन होगा, और इसी चक्कर में टाइम निकल जाता है। ऐसी जगह पर आप उसे छोड़ दीजिए जानकारियों को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब आप पूरी जानकारी भर देंगे तो फिर कोई एक बच गया होगा जो इसी कॉम्बिनेशन के लिए होगा। लेकिन वो तो तब पता चलता ना जब आपने चौथी, पांचवी, छठवीं, फोर्थ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ इंफॉर्मेशन फिल की होती। आप उसी पर फोकस करते जो एग्जामिनर चाह रहा था। हिडन इंफॉर्मेशन को स्किप करना है, बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। और मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी अंतरात्माओं की आवाजें आती रहती हैं, उनको अंदर से ऐसी आवाज आती है कि हो ना हो ये डी पहनेगा, और वो महोदय डी को ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना देते हैं। अब सच में दिन अच्छा हो और वही पहनने वाला हो तो बाहर आकर हवाबाजी करते हैं, पेपर बड़ा इजी आया है, कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि उस दिन वो सब घोषित कर देता है। पर दिन अच्छा ना हो ना उसका, तो ऐसी सिचुएशन में वो गरीब जैसे ही अजम्पशन लिया था वो बिगड़ जाता है। वो कहता है कि पेपर कठिन आया है, मैं अगर इस एग्जाम हॉल में हूं तो मैं इस इंफॉर्मेशन को स्किप करता हूं, मैं कहता हूं बाद में देखूंगा, पहले बची हुई सॉलिड इंफॉर्मेशन तो भर ले। तो याद रखेंगे, तीनों नियम रिपीट कर रहा हूं। पहला, अपनी मर्जी से राइट का साइन नहीं, या तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो या एक ही डिब्बा बचा हो तो आप राइट लगा सकते हो। दूसरा, एक राइट का साइन मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब डिब्बे क्रॉस से भरने हैं। और तीसरा, हिडन इंफॉर्मेशन का यूज लास्ट में करना है। पहला सवाल मैं हल करूंगा, अगले सवाल से आप ट्राई करेंगे। तो आज हम पहला सवाल हल कर रहे हैं, एक सवाल आप भी ट्राई कर लेना। इसमें हम 4 लेवल तक लेकर जाएंगे, बेसिक लेवल, एडवांस, फिर एडवांस, फिर एडवांस। ठीक है? और सी सेट का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वन सेकंड, पहले तेजी से लिखते चलना, क्वेश्चन सभी लोग लिख लीजिए, मैं सॉल्व कराऊंगा पहले। 5 cities ABCD are famous for their jewelry, garden, jewelry, education, ports, and perfume. A city is famous only for one thing. 5 शहर ABCD प्रसिद्ध हैं, उनके बगीचे, गहने, शिक्षा, बंदरगाह और इत्र के लिए। एक शहर केवल एक ही वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। A and C have neither educational institute nor gardens. ए और सी में लिखते चलो तेजी से। ए और सी में ना तो शिक्षा संस्थान है ना बगीचे। बी एंड ई नॉट फेमस फॉर ज्वेलरी एंड पोर्ट, बी और ई गहने और बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ए इज नॉट फेमस फॉर परफ्यूम एंड ज्वेलरी, ए इत्र और गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। डी एंड ई बगीचे और गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर गार्डन एंड ज्वेलरी। डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशन, डी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तेजी से लिखिएगा और सीखते चलिएगा कि क्या मैं कोई अजम्पशन लेता हूं क्या। अब इस पर कई प्रश्न आ सकते हैं कि ए किसके लिए फेमस है, बी किसके लिए फेमस है।
लिख लिया है? आइए देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, टेबल बनाएंगे हम लोग। फाइव सिटीज ए बी सी डी ई फेमस है। गार्डन, ज्वेलरी, एजुकेशन, पोर्ट और परफ्यूम के लिए। बगीचे, गहने, शिक्षा, बंदरगाह और इत्र के लिए। अब देखते चलना कि क्या मैं कोई अजम्पशन लेता हूं क्या। बताइए, पहली जानकारी क्या थी हमारे पास? पहली जानकारी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी पॉजिटिव नहीं, सब नेगेटिव है। ए और सी में ना तो एजुकेशन है ना गार्डन। ए और सी में, इधर ध्यान देते भी चलो, ए और सी में ना तो एजुकेशन है ना गार्डन। जैसा वो कह रहा है बस हम भरते जाएंगे कि ए और सी में ना एजुकेशन है, ना शिक्षा संस्थान है, ना गार्डन, मतलब वो उसके लिए तो फेमस नहीं होगा, वो उसके लिए तो फेमस नहीं होगा। फिर अगली जानकारी, बी और ई परफ्यूम और ज्वेलरी नहीं। बी और ई में ना तो ज्वेलरी है और ना ही परफ्यूम के लिए फेमस है। ना ज्वेलरी ना परफ्यूम, तो ना ज्वेलरी ना पोर्ट, सॉरी पोर्ट्स के लिए, ज्वेलरी भी नहीं और पोर्ट्स भी नहीं। ज्वेलरी और पोर्ट्स की बात है कि बी और ई ज्वेलरी और पोर्ट्स। प्लीज अभी मैंने आंसर नहीं पूछे आपसे, आपके आ गए बढ़िया, लेकिन अभी आप हवाबाजी ना करें, अभी जीवन प्रारंभ हुआ है। तो बी और ई में ना तो ज्वेलरी है ना पोर्ट्स है। अगली जानकारी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगली जानकारी बताएंगे। ए में ना तो परफ्यूम है ना ज्वेलरी है। ए में ना ज्वेलरी है ना परफ्यूम है, तो हमने वहां भी क्रॉस लगा दिया। अभी हम बाद में राइट का निशान देखेंगे, पहले जानकारी भर लेते हैं, पहले जानकारी भर लेते हैं। फिर डी और ई में गार्डन और गहने नहीं है। डी और ई में ना तो गार्डन है ना ज्वेलरी है, और ई में और डी में एजुकेशन नहीं है, और डी में एजुकेशन नहीं है। अब इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज, बस हमें इतना जानकारी पता थी, मैंने भर दिया। अब हमारा पहला टारगेट कौन बन रहा है? पहला टारगेट, तो सर हमारा पहला टारगेट बन रहा है ए। वो गरीब, ना गार्डन ना ज्वेलरी ना एजुकेशन ना परफ्यूम, तो वो फेमस होगा पोर्ट में, और वो अगर पोर्ट में फेमस हुआ तो किसी और को फेमस होने नहीं देगा। हमारा नया टारगेट बना डी, और डी अगर परफ्यूम में फेमस हुआ तो किसी और को परफ्यूम में फेमस होने नहीं देगा। ये सेकंड रूल हम लगाते चले जा रहे हैं। हमारा अगला टारगेट बन गया है सी, हमारा अगला टारगेट बन गया है ई, और अगर ई यहां फेमस हुआ तो किसी और को फेमस होने नहीं देगा। और बड़े मुश्किल से 30 सेकंड में हम बता देंगे कि ए वाला व्यक्ति पोर्ट्स में फेमस है, बी वाला व्यक्ति गार्डन में फेमस है, सी शहर ज्वेलरी में फेमस है, डी सिटी परफ्यूम में फेमस है, और ई सिटी एजुकेशन में, बिना किसी अजम्पशन के, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। केवल मैंने इतना ही पालन किया, जैसा कहा वैसा भरा है, और एक राइट का मतलब बाकी सब जगह क्रॉस। वो 3 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। एक सवाल अब आप ट्राई करिए, फिर कल या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की बातचीत। आप भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर फॉलो करेंगे। बना लिया सभी ने? बनाइए तेजी से। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, 5 पर्सन है एबीसीडी, 5 डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, नहीं पता कौन कहां रहता है। बी एंड सी डू सिटी क्यू। बस मैं छोटी सी मदद कर रहा हूं कि टेबल आप ऐसे बनाइए।
और जैसा कहा गया है वैसे राइट और क्रॉस लगाइए। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का टाइम। लोग भली कहते हैं कि पजल बहुत टिपिकल टॉपिक है, मैं कहूंगा बहुत ही सिंपल और घटिया टॉपिक है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों का आंसर आ गया है वो हमें बताएंगे कि पर्सन डी किस शहर में रहता है। सारी जानकारी निगेटिव है। पर्सन डी बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, और बहुत मजा आएगा ऐसे सवालों को हल करने में। आप देखेंगे कि बहुत सी सवाल होते हैं। तो देख लीजिए, मैं इसको फिल कर रहा हूं। बी और सी क्यू में नहीं रहते, बी और सी क्यू में नहीं रहते, तो हमने वहां मना कर दिया। बी एंड ई डू नॉट लिव इन सिटी पी एंड आर। बी और ई ना तो पी में रहते हैं ना आर में रहते हैं। ए और सी आर एस टी में नहीं रहते, ए और सी आर एस और टी में नहीं रहते। और डी एंड ई क्यू और टी में नहीं रहते, डी और ई क्यू में भी नहीं रहते और टी में भी नहीं रहते। अब हमारे पास पहला टारगेट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला टारगेट कोई और नहीं, हम कहेंगे कि सी होगा। और सी अगर यहां आया तो किसी और को यहां रहने नहीं देगा। जैसे इसको फुलफिल किया, एक और टारगेट तैयार हो गया और फिर हमें पता चला तो ए नाम का व्यक्ति क्यू में, बी नाम का व्यक्ति टी में, सी नाम का व्यक्ति पी में, डी नाम का व्यक्ति आर में और ई नाम का व्यक्ति एस में। कर पाएंगे इसमें? अभी हम इसके पहले लेवल पर हैं, अभी सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल तक जाएंगे। हम देखेंगे कि और कितने सवाल टिपिकल बनाए जा सकते हैं। कल कल देखेंगे इसके आगे की बातचीत। आइए, आज मैं आधे घंटे क्लास पहले छोड़ दूंगा। मैं अभी थोड़ा मैथ्स में हम पिछड़ रहे हैं, मैथ्स में अभी हमें आगे निकलना चाहिए था। तो कॉपियां चेंज कर लीजिए तेजी से। हम बात कर रहे हैं परसेंट में, परसेंट में। इसकी शीट कल परसों तक मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा। परसेंट परसेंट की शीट आज आ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं अपडेट सेक्शन में देखता हूँ कुछ इश्यूज आ रहा है, मैंने डलवा दिए थे लेकिन वो स्टूडेंट्स को नहीं दिख पा रहे हैं अभी भी। तो हम देखेंगे कि परसेंट की शीट कैसे, उसको और एक बार ट्राई करेंगे। आइए लिखिएगा, परसेंट में हमने टाइप 1 स्टार्ट कर दिया था, अब हम परसेंट में बातचीत करने जा रहे हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में कंसेप्ट लिखना पहले, कंसेप्ट। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में X% विद्यार्थी, इन एन एग्जामिनेशन X% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, एक परीक्षा में X% विद्यार्थी गणित में फेल है, while Y% फेल इन इंग्लिश, Y% इंग्लिश में फेल है, while Y% फेल इन इंग्लिश, जबकि Y% अंग्रेजी में फेल है। Y% फेल इन इंग्लिश, इफ Z% फेल इन बोथ, यदि Z% दोनों में फेल हो, इफ Z% फेल इन बोथ, यदि Z% दोनों में फेल हो, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में फेल हुए हैं।
percentage of student who fail in exam is equal to x प्लस y, क्योंकि ये भी फेल है भाई, एक पेपर में फेल ही होता है, लेकिन z क्योंकि दोनों में फेल थे और वो दो बार कैलकुलेट हुए हैं, इसलिए उसको हम माइनस कर देंगे। अब यहां एक बात इंटरेस्टिंग, देखो ये फार्मूला तो किताब भी दे सकती है, फिर मेरी जरूरत क्या है, यहां ध्यान से सुनना। इस फार्मूले में या इस फार्मूले को केवल तभी यूज कर सकते हैं जब तीनों डाटा एक ही कैटेगरी के हो। नोट करिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, नोट करिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन व्हेन ऑल इंफॉर्मेशन बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। यह फार्मूला केवल तब लागू होता है जब सारी जानकारी एक प्रकार की होती है, जब सारी जानकारी एक प्रकार की होती है। मतलब या तो तीनों की तीनों पास की होगी या तीनों की तीनों फेल की होगी। अगर तीनों पास की हैं तो उत्तर भी पास का होगा, तीनों फेल का है तो उत्तर भी फेल का होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बदमाशी की, कुछ पास की और कुछ फेल की जानकारी दी, तो आपको उसे बदलना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इसे सेट थ्योरी के आधार पर भी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इतना कुछ कठिन करने की जरूरत नहीं, बहुत साधारण तरीके से हल करेंगे हम लोग, बहुत साधारण। लिखना, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 40% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल है, while 28% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, जबकि 28% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, while 28% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इफ 15% फेल इन बोथ, यदि 15% दोनों में फेल हो, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हैं। महोदय मैंने पास पूछे हैं, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हैं, पास। कोई जल्दबाजी मत करना, 45 सेकंड का टाइम है। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि परसेंटेज फेल, तीनों डाटा एक ही कैटेगरी का है, तो एक तरफ 40, एक तरफ 28 और 15, प्लस माइनस में पहले प्लस करा करिए। 68 माइनस 15, 53%। लेकिन ये 53% पास नहीं, फेल है। और महोदय अगर 53% फेल है तो पास पता चल गया ना, 100 में से 53 फेल है तो 47% पास हुए होंगे। 53 फेल है तो 47 पास हुए होंगे। एक और ट्राई करिए, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 64% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी फिजिक्स में पास हैं। इन एन एग्जामिनेशन 64% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 64% विद्यार्थी फिजिक्स में पास है। while 55% पास इन केमिस्ट्री,
जबकि 55% केमिस्ट्री में पास है, while 55% पास इन केमिस्ट्री, जबकि 55% केमिस्ट्री में पास है। इफ 20% फेल इन बोथ, यदि 20% दोनों में फेल हो, यदि 20% दोनों में फेल हो, then percentage of student who fail who pass in the exam, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हैं। और जरूरी ये समझना है कि ऐसे प्रश्नों में डाटा एक ही कैटेगरी का, जितने भी लोगों ने सी लगाया है, मैंने बताया तीनों डाटा एक ही कैटेगरी का होना चाहिए था। अद्भुत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया लाल लाली। तीनों डाटा एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, नहीं तो ये फार्मूला नहीं लग सकता। अगर ये तीनों पास लो फिर 64, 55, पर आप यहां 20 नहीं लिख सकते क्योंकि वो फेल है। आपको 20% फेल तो 80 पास लिखना चाहिए था। ये सीधा पास आ गया। क्यों सर? तीनों पास का ही तो डाटा था। आप चाहो तो तीनों फेल वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 64% पास का मतलब 36% फेल, 55% पास का मतलब 45% फेल, और 20% दोनों में फेल। 61% फेल है, दैट मीन्स 100 माइनस 61, 39% लोग पास होंगे। थर्टी 39% लोग पास होंगे। फिर ट्राई करिए। इन ए स्कूल, इन ए पार्टी, ऐसा लिखे, इन ए पार्टी 70% पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स। एक पार्टी में 70% लोग शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं। इन ए पार्टी 70% पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स। एक पार्टी में 70% लोग शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं, while 60% प्रीफर हॉट ड्रिंक्स। जबकि 60% लोग गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं, जबकि 60% लोग गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं, while 60% प्रेफर हॉट ड्रिंक्स। जबकि 60% लोग गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं। इफ 40% प्रेफर बोथ, यदि 40% दोनों पसंद करते हो, यदि 40% दोनों पसंद करते हो, देन परसेंटेज ऑफ पीपल हु नाइदर प्रेफर कोल्ड ड्रिंक नॉर हॉट ड्रिंक, तब कितने प्रतिशत लोग कुछ भी पसंद नहीं करते, तब कितने प्रतिशत लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। यहां पसंद और नापसंद कैटेगरी होगी। कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक तो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। कितने प्रतिशत लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रेफर समथिंग, उन लोगों का प्रतिशत जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, क्योंकि तीनों डाटा पसंद का है, पसंद का। 90% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, इसका मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तीनों डाटा पसंद का था तो उत्तर भी पसंद का आएगा। तीनों डाटा नापसंद का होता
तो उत्तर भी ना पसंद का आता। अभी इसमें हम कुछ और सवाल सॉल्व और करेंगे, क्योंकि आज मुझे कहीं और काम है, थोड़ा-सा मीटिंग है। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। जिन लोगों के डाउट है, कल के दिन हम डाउट भी ले लेंगे आप लोगों के। ठीक है? तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और इसको दोहराते चलना प्लीज़। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी।